उसका ब्यौरा मिला अरविंद केजरीवाल और उनके कृत्यों के माध्यम से। मीडिया की एजेंसीज और जो वर्तमान में ऑनलाइन दस्तावेज मौजूद हैं, ये सभी दस्तावेज और मीडिया चैनल्स पर प्रसारित कुछ तथ्य दिल दहला देने वाले हैं। आज कोर्ट में जब ये तथ्य प्रस्तुत किया गया कि अरविंद केजरीवाल द्वारा चिन्हित विजय नायर के सौजन्य से कुछ विशिष्ट शराब कंपनियों ने बैठकर शराब की पॉलिसी बनाई, तो अरविंद केजरीवाल जी के किसी भी वकील ने इस तथ्य का खंडन नहीं किया। आज कोर्ट में कुछ बैंक ट्रांजैक्शंस का विशेष उल्लेख हुआ। एक बैंक ट्रांजैक्शन ऐसा जिसके अंतर्गत समीर महेंद्रू 1 करोड़ की राशि मेसर्स राधा इंडस्ट्रीज में ट्रांसफर करते हैं। दूसरा, कोर्ट में जो मीडिया की एजेंसीज के माध्यम से दस्तावेजों में ध्यान में आता है, विजय नायर को समीर महेंद्रू 2 से 4 करोड़ रुपया देते हैं। इसका भी अरविंद केजरीवाल ने खंडन नहीं किया, ना ही अपने आप को इससे दरकिनार किया। आज कोर्ट में सीबीआई और इंडियन पीनल कोड के अंतर्गत, पीएमएलए के अंतर्गत जितने केसेस दाखिल हुए थे और जो विविध कोर्ट्स के सम्मुख पेश हुए, उसके खिलाफ भी अरविंद केजरीवाल के लॉयर्स ने कोई स्पेसिफिक मंतव्य नहीं दिया। ऐसा अगर आप ऑनलाइन लीगल प्रोसीजर्स को रिपोर्ट करने वाली एंटिटीज का भी खाका पड़े तो ध्यान में आता है। केस के कुछ तथ्य हैं जो जानकारी में आता है कि आज कोर्ट के सम्मुख प्रस्तुत हुए। एक कि 4/9/2020 दिल्ली सरकार एक एक्सपर्ट कमेटी बनाती है। उस कमेटी का बनना, ये ऑर्डर देने वाले, इशू करने वाले व्यक्ति का नाम है मनीष सिसोदिया। एक्सपर्ट कमेटी को चेयर करते हैं तब के एक्साइज कमिश्नर, और इस कमेटी ने 13/10/2020 अपनी रिपोर्ट सबमिट की, ऐसा जानकारी में आता है। एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट 31 दिसंबर 2020 में सार्वजनिक की जाती है और 14,671 फीडबैक्स आते हैं। ये सब अरविंद केजरीवाल जी की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कैबिनेट मीटिंग में 5/2/2021 में प्रस्तुत होते हैं ताकि इसे एग्जामिन किया जाए। जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनता है उसमें 3 मुख्य लोग हैं, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, कैलाश गहलोत।
मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगी कि जो कोर्ट के सम्मुख दस्तावेज प्रस्तुत हुए हैं उसमें ये साफ इंगित है कि इन दस्तावेजों में बिना किसी कारण क्लैरिफिकेशन और मॉडिफिकेशन किया जाता है। बदला हुआ ये दस्तावेज दोबारा जनता के सम्मुख कभी प्रस्तुत नहीं होता। कुछ तथ्य ऐसे जिनसे अरविंद केजरीवाल जी ने आज कोर्ट में अपने लॉयर्स के माध्यम से एक बार भी अपने आप को दरकिनार नहीं किया। एक, मनीष सिसोदिया के अपने सेक्रेटरी ने 7 दिसंबर 2022 में ये कबूल किया कि मनीष सिसोदिया ने सी अरविंद नामक उस सेक्रेटरी को केजरीवाल के घर बुलाया, 30 पेज का डॉक्यूमेंट दिया। जब इस व्यक्ति को अरविंद केजरीवाल के घर बुलाया गया तब कमरे में मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और अरविंद केजरीवाल उपस्थित थे। ये कहा गया है कि सी अरविंद मनीष सिसोदिया के सेक्रेटरी ने ये कबूल किया है कि मनीष सिसोदिया ने उनको इन सबकी उपस्थिति में कहा कि जो दस्तावेज थमाया जा रहा है वही ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की रिपोर्ट बनेगी। उस दस्तावेज में कैसे शराब की कंपनियों को लाइसेंस मिलेगा, कितना प्रॉफिट मार्जिन होगा, ये सारे तथ्य थे। इसका भी खंडन अरविंद केजरीवाल के वकीलों ने नहीं किया। एक और तथ्य, बुच्ची बाबू सीए ऑफ मिस के कविता 23 फरवरी 2023 उन्होंने स्वयं ये स्टेटमेंट दिया कि विजय नायर, जिनको अरविंद केजरीवाल अपना माय बॉय कहकर संबोधित कर चुके थे, उन्होंने शराब के इस घोटाले के संदर्भ में ये ऑफर दिया कि कुछ पॉलिसी में ऐसा बदलाव हो सकता है जिससे कि कविता को मुनाफा हो। मात्र ये स्टेटमेंट नहीं है, कोर्ट में बुच्ची बाबू जो सीए हैं के कविता के, उनके व्हाट्सएप मैसेजेस भी उपलब्ध हैं, ऐसा कोर्ट के सम्मुख कहा गया। तब भी अरविंद केजरीवाल जी के वकीलों ने इस स्टेटमेंट का और स्टेटमेंट से संबद्ध व्हाट्सएप मैसेजेस का खंडन नहीं किया। सार्वजनिक रूप से दस्तावेज जो उपलब्ध हैं उसमें कोर्ट में जांच एजेंसी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने घूस मांगी साउथ ग्रुप से। उसके संदर्भ में श्री एमएस रेड्डी का बयान पिछले साल का 6/7/2023 और 17/7/2023 स्पष्ट रूप से लिखा था
कि अरविंद केजरीवाल ने सेक्रेटेरिएट के अपने ऑफिस में 16 दिसंबर 2021 शाम 4:30 बजे मिलने का समय दिया। मिलने का कारण जो दस्तावेजों में उपलब्ध है, अरविंद केजरीवाल का स्टेटमेंट एज पर एमएस रेड्डी कि हम दिल्ली में सबको बिजनेस करने के लिए बुला रहे हैं। कविता, डॉटर ऑफ चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने हमें अप्रोच किया है और अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपए देने का विषय रखा है। तत्पश्चात एमएस रेड्डी ने कहा कि 19 मार्च 2021 को कविता उनसे मिली और कविता ने उनसे कहा कि वो 50 करोड़ का अरेंजमेंट करे। इस व्यक्ति ने अपने बेटे से कहा कि आगे की कार्रवाई कविता के साथ करे और उस बेटे ने उनसे बतलाया कि 30 करोड़ इस शराब घोटाले के लिए देना सुनिश्चित हुआ है। दस्तावेज में यह भी कहा गया कि 25 करोड़ के कविता के 2 व्यक्ति नेमली बुच्ची बाबू और अभिषेक बोनपल्ली, इनको दिया गया। इसका भी खंडन आज कोर्ट में जो सार्वजनिक दस्तावेज उपलब्ध हैं उसका खंडन अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम ने नहीं किया। दस्तावेजों की झड़ी में आज अगर आप इन दस्तावेजों को पढ़ेंगे तो जो सुबह से मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं का और विशेषज्ञों का वक्तव्य सुन रही हूं, they were asking where is the money, कितना पैसा दिया गया, कब किसको कहां दिया गया, इस सब का विवरण अदालत के सामने प्रस्तुत किया गया। अरविंद केजरीवाल के साथ मिलकर किस प्रकार की कंस्पिरेसी हुई, एक स्टेटमेंट है 25 अप्रैल 2023 का शरत रेड्डी का, जिन्होंने कहा कि मैं क्योंकि दिल्ली में इन्वेस्टमेंट कर रहा था, मेरी इच्छा थी कि मैं अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया से स्वयं मिलूं। विजय नायर के माध्यम से यह मुलाकात सुनिश्चित की गई। कैसे मुलाकात हुई, काली रंग की एसयूवी से उठाकर कैसे एक सरकारी बंगले में लिया गया जहां पर अरविंद केजरीवाल इनसे मिले, इसका भी विवरण है। इसका भी खंडन अरविंद केजरीवाल जी की लीगल टीम ने नहीं किया, ऐसा व्यतीत होता है। विजय नायर कौन है? ये वो व्यक्ति हैं जिनके संदर्भ में मीडिया ने विस्तृत रूप से जनता के सम्मुख जानकारी पेश की। इनफैक्ट हाईकोर्ट ने भी इनको बेल देने से इनकार किया और कहा कि इनके खिलाफ आरोप गंभीर हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने इस पैसे का इस्तेमाल कैसे किया? 45 करोड़ रुपया, जिसे गोवा के इलेक्शन कैंपेन में इस्तेमाल किया गया। विवरण में जिस एविडेंस की बात होती है उसके चलते एक कंपनी के मालिक, जिन्हें आम आदमी पार्टी के गोवा के चुनाव के लिए चिन्हित किया जाता है, उनके बयान हैं, इंक्लूडिंग
एक एम्प्लॉय जिसका नाम है शायद इस्लाम काजी, मीडिया इसको पुष्टि कर सकता है। 45 करोड़ रुपीस जो आम आदमी पार्टी ने गोवा के विधानसभा के चुनाव में इस्तेमाल किया, उसकी जानकारी आईटी डिपार्टमेंट के विविध छापे, हवाला मनी का ट्रांजैक्शन कैसे हुआ, इस सब की पुष्टि सीबीआई ने की और अपनी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में इसको फाइल किया 8/7/2023। इन सभी दस्तावेजों के साथ कॉल रिकॉर्ड्स भी कंफर्म करते हैं। इसका भी खंडन अरविंद केजरीवाल जी के वकीलों ने नहीं किया। जो रिकॉर्ड्स पाए गए, ये बताया जाता है कि अगस्त 2021 से लेकर जनवरी 2022 तक 18 मौकों पर 17 करोड़ से ज्यादा पैसा और 16 मौकों पर जून 21 से दिसंबर 21 के बीच 27 करोड़ रुपया का आदान प्रदान हुआ, ताकि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के अपने इस पैसे से गोवा के विधानसभा में अपनी राजनीतिक पहचान बना सके। ये पब्लिक नॉलेज है। इन दस्तावेजों के माध्यम से 4 रूट से गोवा पैसा भेजा गया। एक बार 12 करोड़, एक बार 7.1 करोड़, एक बार 16 करोड़, एक बार 7.2 करोड़, एक बार 2 करोड़। पैसा 4 रूट से ट्रांसफर हुआ, इसका खंडन अरविंद केजरीवाल के वकीलों ने नहीं किया। गोवा में 18 बार 17 करोड़, 16 बार 27 करोड़ का ये ट्रांजैक्शन हुआ, इसका खंडन अरविंद केजरीवाल जी के टीम ने नहीं किया। एडवर्टाइजिंग एजेंसी से लेकर, सर्वे करने वालों से लेकर, असेंबली सीट के मैनेजर्स से लेकर ये पैसा कैसे बांटा गया, इस सब का विवरण आज कोर्ट के सामने प्रस्तुत हुआ। जो ये राजनीतिक ढोंग करते रहे अब तक, सुचिता को साक्षी मानने वाले अरविंद केजरीवाल, प्रश्न ये उठता है कि अगर ऐसे गंभीर आरोप उन पर लगाए गए तो 1 नहीं, 2 नहीं, 3 वकील आज उनका बचाव कर रहे थे। तीनों में से एक वकील ने भी इन सभी तथ्यों पर क्यों अपनी ओर से अपने क्लाइंट अरविंद केजरीवाल को डिफेंड नहीं किया। मैं आप सबको याद दिलाना चाहती हूं कि पैसे का ट्रेल, मनीष सिसोदिया वर्सेस सीबीआई का केस अगर आप पढ़ें तो सुप्रीम कोर्ट जब उनको बेल मना कर रही थी तो सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन में स्पष्ट लिखा था कि 338 करोड़ रुपया का भ्रष्टाचार हुआ है शराब घोटाले में, इसको कोई चुनौती नहीं दे सकता। ये सुप्रीम कोर्ट का मानना है। प्रशासनिक ढांचे के माध्यम से संविधान को कलंकित करने का अरविंद केजरीवाल का ये दुस्साहस और ये घमंड कि वो कानून से ऊपर हैं, आज उनकी रिमांड की खबर से कम राष्ट्र इस बात को लेकर कहीं ना कहीं आश्वस्त है कि भले ही भ्रष्टाचार करने वाला अरविंद केजरीवाल क्यों ना हो, कोई भी कानून से बड़ा नहीं है। नाउ इन इंग्लिश, द किंगपिन ऑफ क्राइम
the kingpin of crime, Arvind Kejriwal, is now sought to be finally brought to justice. Looking at reportage by all media agencies and details available online, including reportage by those digital entities that report court proceedings. This, as a Karyakarta of the Bharatiya Janata Party, are my observations. That before the court today, the investigation agency has unequivocally said that liquor companies were instrumental in framing and implementation of the excise policy, namely the Delhi excise policy for the year 21-22, famously called the liquor policy in Delhi. What is shocking yet is not only that this is an abject pronouncement of the evidence found, but it is also finding an illustration of financial transaction of various kinds. Today, as is now public knowledge, produced before the court was evidence which highlights how Shri Samir Mahendru transferred 1 crore rupees to Messrs. Radha Industries, managed by Shri Dinesh Arora, ultimately to benefit in terms of onward transmission to Shri Vijay Nair. And that Vijay Nair, who Arvind Kejriwal once famously said is his boy, received 2 to 4 crore rupees from Samir Mahendru. This fact was not refuted by Arvind Kejriwal's lawyers today in court. All the supplementary and main prosecution complaints which have been filed and on which the Honorable Court has also issued processes, none of those cases and their mention has been challenged by Arvind Kejriwal in court today. To just give a short background to the scam, on 4/9/2020, Manish Sisodia issues an order for the constitution of an expert committee which has to suggest measures with regards to the excise policy. That this expert committee places its report in the public domain on the 31st of December 2020 and receives over 14,671 feedbacks from the general public is also mentioned. There is a mention of the constitution of a group of ministers, but also uniquely there are mentions about how clarifications and modifications were made to the report without any justification. And on these modified documents, no public comments were sought. Across all television channels today, we have seen many representatives of the Aam Aadmi Party and those who have opined on this scam talk about the role of Arvind Kejriwal. His role in the policy formulation. There is a statement by the Secretary of Manish Sisodia, of course, freely hired by Manish Sisodia, C. Arvind, which is dated 7th of December 2022.
where Mr. Arvind says that in March 21, Manish Sisodia called him to the residence of Chief Minister Arvind Kejriwal, gave him 30 pages worth of a document, which was a draft report, that at this said venue, at this said time, Satyendra Jain, Manish Sisodia and Arvind Kejriwal were present. Manish Sisodia then goes on to tell C. Arvind that this is the base document on which the final report is to be made. This document includes how licenses are to be given out to private players for distribution of alcohol and how profit margin was to be fixed at 12%. These points were never discussed in the GOM. And these points, as C. Arvind has stated in his statement dated 7th December 22, were handed over to him at Arvind Kejriwal's residence. Today, as publicly available document tells us, Arvind Kejriwal's lawyers have not refuted this statement of C. Arvind. Another statement by Bachi Babu, the CA of K. Kavita, dated 23 February 2023, where he states that Vijay Nair, Arvind Kejriwal's boy, offered him provisions so that K. Kavita can be favored. Bachi Babu's statement is also corroborated by WhatsApp messages. This position as well was not refuted by Arvind Kejriwal. Another statement, MS Reddy, in a statement dated 17/7/2023, has said that Arvind Kejriwal gave him time in the Secretariat office on the 16th of March 2021 at 4:30 p.m. where Arvind Kejriwal said he welcomes people to do business in Delhi, and regarding the liquor business, the statement apparently says that K. Kavita had already approached him to do the business in Delhi, and the offer of payment was 100 crores to the Aam Aadmi Party. This gentleman claims that on 19th March, K. Kavita met him, asking him to meet her. Then on 20th March, she meets him and says that Arvind Kejriwal has spoken to her. And she asks whether he can arrange 50 crores. He claims since he is involved in MP daily activities, his son Raghav is told to further deal with K. Kavita. The son Raghav informs the father that he has agreed to pay 30 crores. मतलब सौदेबाजी की आप हद देखिए कि किसको कितना भ्रष्टाचार में डिस्काउंट मिल सकता है, उसकी भी चर्चा हुई. राघव का भी स्टेटमेंट रिकॉर्डेड 26/7/23 डेटेड 27/7/23 कंफर्म करता है कि उसने के कविता के 2 व्यक्तियों को 25 करोड़ का कैश दिया. इसका भी खंडन, this has not been refuted by Arvind Kejriwal's legal team today in court. That is what public documents tell us. Today in court, another statement that is revealing. Sarath Reddy, statement dated 25th April 23, said that it was his desire, since they were in Manish Sisodia. He was assured it will be done with the help of Vijay Nair. A meeting was arranged at a house
where Arvind Kejriwal met him. In this meeting, Arvind Kejriwal assured him that Vijay Nair is his trusted guy, and if there is any small or big issue, Vijay will figure it out. Now, the issue of Vijay Nair and his participation in the liquor scam, if you look at the High Court observation when it refused to grant bail to Vijay Nair, the High Court held that the allegations against Vijay Nair are extremely serious in nature. The question is, all these described meetings were not refuted by Arvind Kejriwal's legal team today. One at the Secretariat, one at Arvind Kejriwal's residence, one in a bungalow with Vijay Nair by Arvind Kejriwal's team. Now, the role and utilization and the proceeds of crime. 45 crore rupees received as bribes from the so-called South Group to be used in the election campaign of the Aam Aadmi Party in Goa in 2021-22. Statements, IT raids, call records confirm that from 4 routes, money was transferred. Once 12 crores, then 7.1 crores, then 16 crores, then 7.5 crores again, then 2 crores. Records also apparently state that on 18 occasions between August 21 and January 22, 17 crore 38 lakhs rupees was collected, and between June 21 and December 21, on 16 occasions, a total of 27 crore rupees was collected. How was it distributed? It was distributed through ad agencies for campaign to area managers, to assembly managers and survey managers. Arvind Kejriwal came with a promise of change. Arvind Kejriwal came with a promise of transparency. What he sought to do was use the instrument of state to defraud the public exchequer. Today he stands before the law to be adjudged and prosecuted and then made to pay for his crimes. The kingpin of crime finally being brought to justice. And for those who said that nothing was found, apart from the descriptions that I've just given, which is a part of the money trails that has been described and not refuted by Arvind Kejriwal, I would like to redirect your attention to Manish Sisodia versus CBI case in the Supreme Court, when the observations of the court with regards to the liquor scam is thus that the amount of 338 crores cannot be disputed or challenged. And I here quote verbatim what the Honorable Supreme Court has said, that the new excise policy was meant to give windfall gains to select few wholesale distributors who in turn had agreed to give kickbacks and bribes. This is the true face of the kingpin of crime, Arvind Kejriwal. I'll open now the floor open for questions, please. I'll request Sanjay ji, आप थोड़ा समन्वय कर लें. देवेंद्र, इंडिया टीवी. समन का जवाब देने के लिए समन नहीं दिया जाता, समन के संदर्भ में पेश होने का कानूनी प्रावधान है. विनीत. मैम, आम आदमी पार्टी की ओर से लगातार ये कहा जा रहा है कि जो भी कार्रवाई अरविंद केजरीवाल के खिलाफ की जा रही है, कहीं न कहीं दुर्भावना के कारण की जा रही है, बदले की कार्रवाई की जा रही है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली की अरविंद केजरीवाल की सरकार ने 330 करोड़ से ज्यादा का घोटाला किया शराब के नाम पर,
और घूस दी। क्या आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का, प्रवक्ताओं का ये मंतव्य है कि देश की सर्वोच्च न्यायालय ने सही स्टैंड नहीं लिया? रविकांत राय। स्मृति, दो सवाल हैं। पहला तो अरविंद केजरीवाल ने अभी कहा है कि वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे। दूसरा सवाल कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आए थे अरविंद केजरीवाल के समर्थन में और उन्होंने कहा कि अभी जो हालात हैं वो इमरजेंसी जैसे हैं। ऐसा है, जिन दस्तावेजों को अभी अभी मैंने पढ़ा, जो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है, मैंने कहा वहीं से मुझे प्राप्त हुए हैं, उसको अगर आप मीडिया के पर्सनल के नाते बारीकी से पढ़ें तो सिर्फ गोवा के इलेक्शन कैंपेन में ये काला धन नहीं गया। इन दस्तावेजों में पंजाब के आम आदमी पार्टी के चुनाव का भी उल्लेख है। तो सीएम पंजाब किस भय से मिलने आए थे भाभी जी से? आमोद राय। मुझे लगता है कि उनकी निजी संवैधानिक पोजीशन क्या रहेगी उस पर वही बेहतर टिप्पणी कर पाएंगे, लेकिन ये कहीं ना कहीं उन लोगों को भी आक्रोशित करता है जिन्होंने अरविंद केजरीवाल पर विश्वास किया, जिनमें से एक का नाम अन्ना हजारे है। यतीन्द्र। अभी आतिशी ने एक पीसी की है, उसने कहा कि ये पी शरत रहती थी, जब उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने कहा कि कोई उन्होंने पैसा नहीं दिया, लेकिन ऐसा है, मैंने कर लिया गया और फिर इलेक्टोरल बॉन्ड उन्होंने कर लिए तो उसे कहलवा दिया और जमानत हुई। मैं पुनः कह रही हूं कि मैंने जितनी तथ्य को अभी पढ़ा है, बैंक के ट्रांजैक्शंस हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड्स हैं, सुप्रीम कोर्ट का बयान है, सुप्रीम कोर्ट के बयान के साथ साथ कॉल रिकॉर्ड्स की डिटेल है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में चाहे कुछ भी कहे, कोर्ट में क्यों नहीं कहा? पायल। At one point in time, the Aam Aadmi Party and the Congress were at loggerheads, but the first person to actually call up Kejriwal's family and reach his residence today was Rahul Gandhi and KCS Gopal. Are you very surprised? No. Now, they speak in folk tongues is known, especially the Gandhi family. On the 2nd of July 2023, Rahul Gandhi made a mention in his Telangana rally to the liquor scam in Delhi, which is known to all agencies. So which Rahul Gandhi is correct? The one who's calling Kejriwal's family or the one who spoke in Telangana on the 2nd of July 2023? And which Congress party is correct? The one that gave a letter to the Commissioner of Police on 3/6/2022 or the ones that are trying to defend him today? Which Congress is correct? The one who in the roop of Ajay Makhanji actually accused Arvind Kejriwal of taking black money in the Goa Assembly elections to defeat the Congress party. अरुण। मैम तो हिंदी में ही बोल दिया, राहुल गांधी का जो आरोप था, राहुल गांधी कितनी विविध प्रकार की एक ही विषय पर पासा पलटते हुए टिप्पणी कर सकते हैं, उसका एक प्रमाण देना चाहूंगी। 2 जुलाई 2023 में तेलंगाना में राहुल गांधी ने उल्लेख किया कि केसीआर भी करप्ट है, शराब का भी घोटाला हुआ है और सभी एजेंसीज को पता है। तो कौन सा राहुल गांधी सच बोल रहा था, तेलंगाना वाला कि आज दिल्ली में जो फोन कर रहा है वो वाला? कांग्रेस पार्टी का कौन सा चेहरा सही चेहरा है? वो जिसने 3/6/2022 में दिल्ली में पुलिस को लिखित में शराब घोटाले के बारे में अपनी कंप्लेंट दी। क्या वो कांग्रेस सही है? आज वाली कांग्रेस सही है? कौन सी कांग्रेस का नेतृत्व आज दिल्ली में सही है? वो अजय माकन जी, जिन्होंने सार्वजनिक प्रेस करके कहा कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने गोवा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को हराने के लिए भ्रष्टाचार का पैसा इस्तेमाल किया। कांग्रेस के वो प्रवक्ता जो कहते हैं कि शराब का घोटाला हुआ, तो सच कौन बोल रहा था? राहुल तेलंगाना में, राहुल दिल्ली में? प्रवक्ता तब या प्रवक्ता अब? अरुण।
It's interesting that you use the word glue for the opposition parties that went before the Election Commission today. That the glue is called corruption is more than evident. But what is also interesting, and I'm not a student of law, is that an officer of the court who had just presented himself before the court goes to the Election Commission to bring the court under pressure. So corruption is the glue that brings them together. What is fascinating is all the details that I've given you are partners of the India Alliance who are transacting between the South and Delhi government. So no wonder everybody ran. Because when the dominoes falls, who knows where it lands? But again, it is for legal luminaries to opine on why an officer of the court, after presenting himself on behalf of a client before the court, then goes to the Election Commission to suppress the majesty of the court. देखिए, चुनाव आयोग में जाकर एक ऐसा व्यक्ति बोल रहा है जो चुनाव आयोग में प्रस्तुत होने से ठीक पहले कोर्ट में प्रस्तुत था। कोर्ट में वकील के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करने के बाद जो मैंने मीडिया में देखा है जजमेंट रिजर्व था, उस अवधि में वो व्यक्ति जाता है और इलेक्शन कमीशन पर जाकर दबाव बनाने का प्रयास करता है ताकि कोर्ट उसके दबाव में शायद कुछ बोल दे या शायद कुछ कर दे। तो जो देश की कानून व्यवस्था से संबंधित विशिष्ट लोग हैं, ऐसे वकील साहब के बारे में उनकी क्या टिप्पणी है वो तो मैं खुद रुचि रखूंगी सुनने के लिए। लेकिन ये गठबंधन चोरों का है, ये हम पहले भी कहते थे प्रवक्ताओं के नाते, आज उन्होंने प्रूफ कर दिया। किसके लिए गए? उसके लिए जो शराब के घोटाले का सरगना है, जिसके खिलाफ बैंक का ट्रांजैक्शन, कॉल रिकॉर्ड डिटेल, पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट और कई लोगों का एविडेंस बयान है। तो जुडिशरी को सप्रेस करने का ये उनका प्रयास निंदनीय है। यतीन्द्र हो गया। विशाल पांडे, रिपब्लिक। देखिए, मैं रिटोरिक में विश्वास नहीं करती। मुझे ऐसा लगता है कि आज जो तथ्य हमने बोले हैं वो तथ्य कोर्ट के सम्मुख भी प्रस्तुत हुए थे। हिमांशु, आज तक। मैम, मेरा एक सवाल है। पहले सत्येंद्र जैन करप्शन के केस में जेल में गए, मंत्री रहे थे, वो मनीष सिसोदिया जेल गए, सेम केस में मंत्री रहे थे। अब अरविंद केजरीवाल जेल में, कई और मंत्रियों के विभागों को लेकर जांच चल रही है। आपको नहीं लगता कि इतने भ्रष्टाचार के बाद राष्ट्रपति को अब कड़ा कदम उठाते हुए पहले तो मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट लागू है। मैं एक संवैधानिक पद पर सेवा दे चुकी हूं, दे भी रही हूं वर्तमान में। दूसरा, मैं प्रवक्ता के नाते आज इस मीडिया कॉन्फ्रेंस में महामहिम राष्ट्रपति जी के संदर्भ में कोई टिप्पणी नहीं कर सकती। ठाकुर रविंद्र सिंह, जी न्यूज। मैडम, ये पहले का उदाहरण बीजेपी का हो या दूसरी पार्टियों का, हाल फिलहाल में हेमंत सोरेन का भी देखने पा रहा है कि उन्होंने ईडी किया, गिरफ्तार हुए, उसके पहले उन्होंने कंडीश हो। इसके पहले कई उदाहरण है, चाहे लालू यादव हो या फिर बीजेपी को भी। लेकिन अरविंद केजरीवाल या उनकी पार्टी कर रही है कि हम नहीं छोड़ेंगे, सीएम है। आपको क्या लगता है कि इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, गद्दी पर बैठे रहना चाहते हैं, इसके पीछे आपको क्या मंशा है? जितने तथ्य अब तक सम्मुख आए हैं उन्होंने संवैधानिक पद का ही इस्तेमाल किया है भ्रष्टाचार करने के लिए और अपना बचाव करने के लिए। तो क्या आप हैरान हैं कि वो ये पद नहीं छोड़ना चाहते जिसके माध्यम से उन्होंने भ्रष्टाचार किया? न सिर्फ शराब में घोटाला किया, शीश महल भी बनवाया। श्वेता, सहारा टीवी। मैं पुनः कहती हूं, अभी जो मैंने दस्तावेज पढ़े जो कोर्ट में पब्लिकली अब अवेलेबल शायद हुए हैं, क्योंकि मैंने तो मीडिया के माध्यम से पढ़े, उसमें सिर्फ गोवा के इलेक्शन कैंपेन को ब्लैक मनी से फाइनेंस करने का उल्लेख नहीं है, पंजाब का भी है। तो क्या इस पर पंजाब के आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री जी कोई स्पष्टीकरण देना चाहेंगे?
मित्रों, सभी प्रश्नों का लगभग हमने उत्तर दिया है। I'm really grateful for your patience, ladies and gentlemen. Thank you so much.